दोस्तों जरा सोचिए, अगर हमारी धरती पर अचानक एक ऐसा तूफान आ जाए जिसके सामने जो भी आए वो पल भर में जमकर बर्फ बन जाए, चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हों या विशाल समंदर। आज की कहानी फिल्म डे आफ्टर टुमारो में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम अंटार्कटिका का सीन देखते हैं, जहां 3 साइंटिस्ट बर्फ के सैंपल्स लेने आए हैं। उनमें डेविड अपने 2 साथियों जेसन और फ्रैंक के साथ हैं। वहां अचानक बर्फीली सतह टूटने लगती है और बर्फ धंसना शुरू हो जाता है, जिससे एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। जेसन इस खाई में गिरने ही वाला था कि डेविड और फ्रैंक उसे बचा लेते हैं। वो देखते हैं कि अंटार्कटिका की पूरी सतह टूटकर अलग होने लगी है। यह देखकर वो तीनों हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सीन में हम दिल्ली में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक यूएन कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जहां डेविड सभी लोगों को आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का तापमान काफी बढ़ रहा है। अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो आने वाले 19 दूहन सालों में बड़े बड़े ग्लेशियर और हिमालय जैसे पहाड़ पिघलकर समुद्र में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मौसम में भयंकर बदलाव होगा और तूफान सुनामी आएगी, जिससे हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन यूएस के वाइस प्रेसिडेंट उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी इकोनॉमिक पर फोकस करने की बात कहते हैं। बाहर जाकर डेविड की मुलाकात प्रोफेसर टेरी रैप्सन से होती है, जो कि काफी फेमस ओशनोग्राफर हैं। टेरी डेविड की थ्योरी से सहमत होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोक्यो में काफी तेज बारिश हो रही थी। लोग अपनी सामान्य दिनचर्या को फॉलो कर रहे थे कि अचानक आसमान से बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले गिरने लगे, जिससे लोगों में काफी हलचल मच गई। ये बर्फ के गोले इतने बड़े थे कि उनके गिरने से लोगों की मौत होने लगी। इसके बाद हम डेविड को उनके बेटे मार्क के साथ देखते हैं। मार्क को एक क्विज कंपटीशन के लिए न्यूयॉर्क जाना है, जिसके लिए डेविड उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं। उधर स्पेस सैटेलाइट से संगीत को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड लॉरा और ब्रायन के साथ था, लेकिन तूफान में इंटर करता है और काफी शॉक करने लगता है, लेकिन किसी तरह सब सेफ निकल जाते हैं। इधर स्कॉटलैंड वेदर रिसर्च सेंटर में हम देखते हैं कि टेरी को सिग्नल्स मिलते हैं कि समुद्र के कई सारे पार्ट्स का तापमान काफी तेजी से गिर रहा है। वो समझ जाते हैं कि डेविड की थ्योरी सही थी। न्यूयॉर्क सिटी में जब मार्क और उसके दोस्त पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बड़ी संख्या में पक्षी कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। ये देखकर मार्क काफी हैरान होता है। यही नहीं बल्कि जू के कुछ एनिमल्स को भी शायद आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था। इधर क्विज स्टार्ट होता है, जहां काफी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इन्हीं में से एक स्कूल का लड़का जेडी लॉरा से फ्लर्ट करता है, जिससे मार्क को जलन होती है। मार्क लॉरा को पसंद करता है और उसे क्विज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो सिर्फ लॉरा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहां गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेरी देर रात में डेविड को कॉल करके बताते हैं कि उनकी थ्योरी बिल्कुल सही है, क्योंकि अटलांटिक ओशियन में काफी तेजी से तापमान गिर रहा है, जिस वजह से काफी ज्यादा तबाही होने वाली है। डेविड यह सुनकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह तो 10 साल बाद होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस में बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगे थे और साथ ही उस शहर में ढेर सारे टोर्नेडो बनने लगे थे। टोर्नेडो से पूरे शहर में तबाही होने लगती है। काफी सारे लोग मारे जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर इस न्यूज को कवर कर रहे थे। इन्हीं में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी चकनाचूर हो जाती हैं। इधर कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें टॉम, जो कि वाइस प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है, सभी साइंटिस्ट और वेदर एक्सपर्ट से बात करता है। कनाडा के पास भी इसी तरह के कुछ हालात बने हुए हैं। साइबेरिया में एयर प्रेशर काफी बढ़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया में भी भयंकर तूफान का सिलसिला जारी है। डेविड सभी को बताते हैं कि समंदर का करंट बदल चुका है, जिस वजह से पूरा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो चुका है और इसी वजह से इस तरह के ढेर सारे वेदर में बदलाव का सामना इंसानों को करना पड़ेगा। डेविड टॉम से कहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट को अलर्ट करना होगा, लेकिन टॉम उसे पहले प्रूफ लाने को कहता है, जिससे वो प्रेसिडेंट को कन्विंस कर सके। जेनेट, जो कि नासा की मेंबर है, उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है। इधर डेविड की वाइफ लूसी को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। उसका पेशेंट पीटर, जो कि एक बच्चा है, ट्यूमर से बीमार है। लूसी उसका काफी ध्यान रखती है। डेविड अपनी रिपोर्ट्स लेकर वाइस प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें बताते हैं कि वेदर काफी भयानक तरह से चेंज हो रहा है और कुछ ही दिनों में ये और ज्यादा भयंकर रूप लेगा। वो वाइस प्रेसिडेंट से कहते हैं कि उन्हें शहरों को खाली करवाने का ऑर्डर देना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उसकी वार्निंग को साफ साफ नजरअंदाज कर देता है। डेविड का कहना है कि नॉर्दर्न स्टेट्स को सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इधर न्यूयॉर्क में मार्क और उसके दोस्त जेडी के घर शेल्टर लेने आ चुके थे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स स्कूल में फंस चुके थे। 3 हेलीकॉप्टर्स ब्रिटिश रॉयल फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए बहुत भयंकर तूफान के बीच से होते हुए निकल पड़े थे, लेकिन अचानक उनका फ्यूल जम जाता है और उनके हेलीकॉप्टर्स भी जम जाते हैं। वो जमीन पर गिर जाते हैं। इतना ही नहीं,
बल्कि जो भी सोल्जर उसके अंदर थे वो भी जमकर बिल्कुल स्टैच्यू बन जाते हैं। टेरी यह खबर डेविड को देता हुआ बताता है कि अचानक से तापमान -150 सर्क सी डेविड स्कॉटलैंड का डेटा दिखाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तूफान जो काफी तेजी से बढ़ने लगा है। न्यूयॉर्क में काफी तेज बारिश की वजह से पानी का लेवल बढ़ने लगा था। जेडी कहता है कि उसका छोटा भाई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है और उसे अपने भाई को बचाने जाना होगा। ये सभी लोग न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़े थे, जो कि पानी से भरने लगा था। इधर लूसी एक पब्लिक लाइब्रेरी में शेल्टर लेने लगे थे। सारी टैक्सी सड़कों पर बंद पड़ी थी। मार्क, लॉरा, जेडी और ब्रायन भी उस पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लॉरा देखती है कि एक टैक्सी में एक बच्ची फंस गई है, जिसे बचाने के लिए वो वापस जाती है। बहुत कम लोगों को अभी इस बात का अंदाजा है कि समंदर का पानी सुनामी बनकर उनकी तरफ आ रहा है। ये सारा पानी शहर के बीच से होता हुआ सभी लोगों को बहा ले जाता है। लॉरा भी इस पानी की चपेट में आने वाली थी कि मार्क उसे समय पर बचाकर लाइब्रेरी के अंदर ले जाता है। डेविड टेरी को एक डेटा दिखाते हुए कहते हैं कि वो तूफान सिर्फ कई घंटे में तेजी से पूरी पृथ्वी को एक बर्फ के गोले में चेंज कर देंगे। वो टेरी से कहते हैं कि वो स्कॉटलैंड से निकल जाए, लेकिन टेरी को पता है कि काफी देर हो चुकी है। इधर पब्लिक लाइब्रेरी में ढेर सारे लोग बच गए थे। लॉरा उसे बचाने के लिए मार्क को थैंक्स कहती है। डेविड अपनी वाइफ लूसी से मिलता है। वो लोग अपने बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें मार्क का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि वो लोग एक पब्लिक लाइब्रेरी में सेफ हैं। मार्क पानी में डूबने लगा था। तब डेविड उसे कहता है कि एक तूफान बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये इतना खतरनाक तूफान है जो अपने रास्ते में आने वाली चीज को पूरी तरह से जमा देगा। वो उसे वार्न करता है कि वो किसी भी हालात में बाहर ना निकले और खुद को गर्म रखे। डेविड मार्क से प्रॉमिस करता है कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। मार्क अपने पिता की बात सुनता हुआ पानी में पूरी तरह डूब जाता है, लेकिन अचानक वो पानी से बाहर निकलकर पूरी तरह कांपता है। लॉरा उसे गर्म करने के लिए गर्म कपड़े देती है और उसे टाइट हग करती है ताकि उसकी बॉडी में गर्मी आए। अब बाहर बर्फ पड़ने लगी थी और ये सीन तो बहुत डरा देने वाला था जब एक बहुत बड़ा शिप उनकी लाइब्रेरी की बिल्डिंग के सामने से गुजरता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अब जब हालात दोबारा बिगड़ने लगे थे तो डेविड को प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, जहां डेविड एक्सप्लेन करता है कि यह तूफान पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कवर करके बर्फ में जमा देगा। यह तूफान 8 से दिन तक चलेगा, जिसके बाद धीरे धीरे अर्थ खुद को बैलेंस करने लगेगी। जब डेविड से पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि लोगों को जितना हो सके साउथ की तरफ भेजा जाए। वाइस प्रेसिडेंट अब भी अपनी अकड़ पर खड़ा रहता है, लेकिन प्रेसिडेंट डेविड की बात से कन्विंस हो चुके थे। डेविड मैप पर एक लाइन ड्रॉ करके कहता है जितना हो सके लोगों को नीचे से इवैक्यूएट किया जाए और जो लोग नॉर्थ में हैं उन लोगों के लिए देर हो चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि एक पागल साइंटिस्ट के कहने पर हम आधे देश को खाली नहीं करवा सकते, लेकिन आखिर में प्रेसिडेंट साउदर्न स्टेट्स को इवैक्यूएट करने के ऑर्डर देता है। पब्लिक लाइब्रेरी में जब सभी लोग देखते हैं कि बाहर बर्फ ने पानी को जमा दिया है और बर्फ में चलना पॉसिबल है, तो वो सभी लोग लाइब्रेरी से बाहर निकलकर शहर छोड़ने का डिसाइड करते हैं। मार्क अपने दोस्त को ऐसा करने से मना करता है और बाकी सभी लोग को भी समझाता है कि अभी तूफान बंद नहीं हुआ है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो तूफान जल्द आने वाला है जो सभी लोगों को जमा देगा। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उसकी बात पर भरोसा करते हैं और बाकी सब वहां से बाहर चले जाते हैं। डेविड अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से निकलकर न्यूयॉर्क की तरफ जाने लगता है। तब उसके कलीग जेसन और फ्रैंक भी उसके साथ चलने का डिसाइड करते हैं। अब यूएस के सभी लोग भी बॉर्डर क्रॉस करके मेक्सिको की तरफ बढ़ने लगे थे, क्योंकि बहुत जल्द तूफान यूएस को हिट करेगा। इधर लूसी का हॉस्पिटल भी खाली हो चुका था। उसकी कलीग उसे कहती है कि उसने पीटर की एम्बुलेंस को कॉल किया है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन लूसी पीटर को अकेला छोड़कर नहीं जाती और वहीं रुकने का डिसाइड करती है। मार्क और उसके दोस्तों ने लाइब्रेरी में एक चिमनी में आग जलाकर उस रूम को गर्म रखने के लिए बुक्स को जलाना शुरू किया। ब्रायन मार्क से कहता है कि पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बर्फ से ढक चुका है और उसे नहीं लगता कि मार्क के फादर वहां पहुंच पाएंगे, लेकिन मार्क को पूरा भरोसा है कि उसके पिता किसी भी हालात में वहां पहुंच जाएंगे। जो लोग लाइब्रेरी को छोड़कर पैदल निकल पड़े थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे जमने लगे थे। इधर डेविड की कार बर्फ में चलते हुए बस से टकरा जाती है और वो लोग उसे आगे पैदल चलने का डिसाइड करते हैं। वो लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे थे जब जेसन अचानक बर्फ से नीचे गिर जाता है। असल में ये लोग एक मॉल के ऊपर चल रहे थे, जिसका कांच टूटने की वजह से जेसन नीचे गिरता है।
लेकिन वो तीनों रस्सी से कनेक्टेड थे, इसलिए जेसन गिरता नहीं बल्कि लटका रह जाता है। उसके वजन से बाकी का कांच भी टूटने लगा था, जिस वजह से ये बाकी दोनों भी खिसक सकते थे। इसलिए जेसन फ्रैंक और डेविड को बचाने के लिए रस्सी काट देता है और खुद की जान कुर्बान कर देता है। डेविड और फ्रैंक को इस बात का काफी दुख होता है। इधर लूसी, जो कि पीटर के पास थी, उसे अचानक बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है कि उन्हें लेने के लिए एम्बुलेंस और टीम आ चुकी है। लूसी को इस बात से काफी राहत महसूस होती है। उधर मार्क देखता है कि लॉरा को काफी तेज बुखार था। वो उसे फाइनली अपनी दिल की बात बता देते हैं और दोनों के बीच एक खूबसूरत किस होता है। मेक्सिको के रिफ्यूजी कैंप में प्रेसिडेंट के अलावा सब लोग पहुंच चुके थे। उन्हें वहां न्यूज मिलती है कि प्रेसिडेंट, जो कि मेक्सिको की तरफ आ रहा था, स्टॉर्म में मारा गया। भाई, अगले दिन लॉरा की हालत और खराब होने लगी थी। तब मार्क को पता चलता है कि जब लॉरा उस समय उस बच्चे को बचाने गई थी तो उसके ऊपर चोट लग गई थी, जिस वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया और ठंड की वजह से भी इन्फेक्शन है। उसके इलाज के लिए उनके पास मेडिसिन नहीं थी, लेकिन मार्क कहता है कि बाहर जो शिप है उसके अंदर जरूर मेडिसिन होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट्स अर्थ का ये भयंकर नजारा देखते हैं और जेनेट को ये फोटोज भेजते हैं। जेनेट टॉम को वो फोटोज दिखाते हुए कहती है कि ये तूफान बहुत बड़ा है, जिसने एशिया और यूरोप को ऑलरेडी कवर कर लिया है और 1 घंटे में ये न्यूयॉर्क को हिट करेगा। इधर बर्फ में चलते हुए फ्रैंक अचानक बेहोश हो जाता है और वहां मार्क, जेडी और ब्रायन शिप में मेडिसिन ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। वो लोग शिप के अंदर एंटर करते हैं, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। उन्हें पीछे पीछे ही कुछ भेड़िए भी शिप के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो एक जू से भागकर निकले थे। उन्हें शिप के अंदर मेडिसिन तो मिल जाती है, लेकिन भेड़िए उन्हें घेर लेते हैं। मार्क बड़ी चालाकी से एक विंडो से बाहर जाकर भेड़ियों को डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकी दोनों भी शिप से बाहर निकलते हैं। उधर डेविड भी फ्रैंक को खींचते हुए जा रहा था कि अचानक वो देखता है कि बर्फीला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है, जो उसे जमा देगा। वो फ्रैंक को एक छत से एक रूम में फेंकता है और उसके अंदर जाकर जल्दी से दरवाजा करके आग जला देता है। उधर मार्क और बाकी लोग भी काफी तेजी से लाइब्रेरी के अंदर की तरफ जाते हैं। तूफान के बीच जो भी चीज आती है वो काफी तेजी से जम जाती है। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर मार्क ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और ढेर सारे किताबें आग में डाली ताकि रूम में गर्मी बढ़ सके। अगली सुबह जब फ्रैंक उठता है तो देखता है कि वो एक रूम में डेविड के साथ है। डेविड उसे साथ लेकर दोबारा भारी तूफान में मार्क को ढूंढने लाइब्रेरी की तरफ निकलता है। वो देखते हैं कि ढेर सारे लोग बर्फ से जमकर मर चुके थे। चलते हुए जब रात हो जाती है तो वो दोनों टेंट लगाकर एक जगह रुकते हैं। तब डेविड को फ्रैंक कहता है कि उसे लगता है कि मार्क अब तक बच नहीं पाया होगा। सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि अब धीरे धीरे स्टॉर्म क्लियर होने लगा था। सुबह जब डेविड और फ्रैंक अपने टेंट से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मौसम अब साफ हो चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ी बर्फ की चादर में पूरा शहर दबा हुआ था। वहीं वो शिप भी बर्फ के अंदर दबा हुआ था। वो लोग अपने डिवाइस की हेल्प से आगे जाते हैं, जहां उन्हें वो लाइब्रेरी मिलती है जो कि बर्फ के अंदर दबी थी। वो लोग अंदर जाते हैं जहां मार्क और बाकी सब गर्म रूम में सेफ थे। डेविड अपने बेटे को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ टॉम नए प्रेसिडेंट रेमंड को सब बताता है। ये सुनकर वो खुश होता है और टीम को उनके बचाने के लिए भेजता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मौसम धीरे धीरे ठीक हो रहा है। साथ ही अब नया प्रेसिडेंट होने के नाते रेमंड एक स्पीच देता है जिसमें वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसने वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। वो कहता है कि हम जिन देशों को अपने आगे काफी छोटा समझते थे, आज उन्होंने इस समय आने पर हमारी हेल्प की। उधर हेलीकॉप्टर्स लेकर डेविड और बाकी सब के पास पहुंचता है। वो उसे देखकर काफी खुश होता है और वो सभी चॉपर्स में बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि ढेर सारे लोग अब भी जिंदा अपने बिल्डिंग पर खड़े थे, जिन्हें लेने बाकी चॉपर्स जाते हैं। अब सैटेलाइट से एस्ट्रोनॉट को देखते हैं कि आज तक उन्हें अर्थ इतनी साफ कभी नहीं लगी। इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी से हमें यह समझ आता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे तो इसका फल हमें आगे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आज हम इंसान जिस तरह अर्थ को इनडायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग कब तक सरवाइव कर पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।